हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर लिया था बेटा रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अभिक्रियाएं थी वो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या कर ली थी बेटा, डिस्कस कर ली थी। आज अपन डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल की कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति क्यों शो करते हैं और उनकी अम्लीय प्रकृति के क्या कारण है, उन पर कार्बोक्सिलिक अम्लों पर अगर अपन प्रतिस्थापी समूह को लगा दें तो उनके लिए प्रकृतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही अपन डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति की तुलना फिनोल के साथ और अल्कोहल के साथ। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति। अपने को पता है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल या अम्ल वो होते हैं जो आसानी से अपना H+ या प्रोटॉन का क्या कर देते हैं बेटा, त्याग कर देते हैं। मतलब जलीय विलयन में आसानी से H+ या प्रोटॉन का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। जो H+ का आसानी से निष्कासन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो कहलाते हैं आपके परबल अम्ल, वो कहलाते हैं आपके परबल अम्ल। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों को जब जल में मिलाया जाता है, देखिए बेटा RCOOH, ये क्या है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन ने H2 पानी में मिलाया तो देखिए बेटा, तो क्या होता है कि ये H+ रिलीज करता है। तो ये H+ जब रिलीज करता है तो RCOO, ये ऋणायन एसिटेट आयन का निर्माण होता है, ऋणायन का। साथ ही आपके पास क्या बनता है बेटा, H3O+, H+ या प्रोटॉन है, ये प्रोटोनियम आयन बना आपके पास H+ की फॉर्म में। आपको यहाँ मतलब H+ अपना स्टेबल नहीं रहता, तो इस फॉर्म में ये आपके पास स्टेबल फॉर्म रहती है, H+ प्रोटोनियम आयन के रूप में आपको प्राप्त हो गया। अब आप देख रहे हैं कि बेटा इसको जो पानी में डाला तो ये क्या कर रहा है बेटा, H+ रिलीज कर रहा है। अभिक्रिया मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा दी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिखा दी। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो आपको पता है साम्यावस्था आएगी, तो साम्यावस्था पर आप क्या लिख देते बेटा, स्थिरांक के साम्य स्थिरांक के स्थिरांक। देखिए बेटा, तो इसका साम्य स्थिरांक आप क्या लिखेंगे कि क्या आएगा, इसका साम्य स्थिरांक आएगा आपके पास एसिटेट आयन की सांद्रता, H3O+ आयन की सांद्रता बटे आप क्या लिखेंगे RCOOH की सांद्रता या उसका सक्रिय द्रव्यमान और H2। इज दैट क्लियर? ये आपके पास साम्यावस्था स्थिरांक के आ गया इस रिएक्शन के लिए। जब आपने एसिड को किसमें डाला बेटा, एसिड को डाला आपने पानी में, उसने प्रोटॉन रिलीज किया। अब ये साम्यावस्था स्थिरांक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए बेटा जल है तो जल का यहाँ पर इतना महत्व नहीं रहता है, इतने कि इससे कोई बदलाव नहीं आता है साम्यावस्था पे। तो अगर अपन जल को इधर ले आए, अब आपको पता है कि ये साम्यावस्था स्थिरांक के लिए लिखा है मैंने, लेकिन ये किसी अम्ल के लिए है तो यहाँ साम्यावस्था स्थिरांक क्या हो जाएगा बेटा, Ka। अम्ल का वियोजन स्थिरांक बन जाएगा। आप यूं कह सकते हो कि H2O, इसको ऐसे लिख दिया मैंने RCOO- H3O+ और नीचे क्या लिख दिया बेटा, RCOOH, ये लिख दिया आपने। क्लियर है? अब जो ये साम्यावस्था का जो स्थिरांक है वो मैं इसको यूं कह सकता हूं बेटा Ka। अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka बराबर क्या हो गया बेटा, मैं बताऊंगा अभी आपको, RCOO- H3O+ अपॉन RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये K क्या हो गया बेटा, Ka अम्ल का वियोजन स्थिरांक क्या हो गया, अम्ल वियोजन स्थिरांक। क्लियर है बेटा? अब आपको पता है कि अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक Ka वो सीधे समानुपाती हो रहा है किसके, H3O+ के। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों से जो प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, H3O+ है, उसका मान सीधे, उसकी सांद्रता सीधे किसके समानुपाती होगी बेटा, Ka के। मतलब अम्ल के वियोजन स्थिरांक के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जितना ज्यादा ये H+ रिलीज होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा बेटा, Ka का मान होगा। और आपको पता है जिस अम्ल के लिए Ka वियोजन स्थिरांक, अम्ल का वियोजन स्थिरांक जितना ज्यादा होता है उसकी अम्लीय प्रकृति भी क्या होती है बेटा, उतनी ही ज्यादा होती है। आपने पिछले जो प्रीवियस ईयर जो अपने 11th क्लास में आपने साम्य स्थिरांक, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस वगैरह में पढ़ते हैं, तो जो Ka वियोजन स्थिरांक होता है एसिड का, उसकी वैल्यू अगर जितनी ज्यादा होगी
उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस अम्ल की अम्लीय प्रकृति भी क्या होती है बेटा, उतनी ही अधिक होती है। तो देखिए बेटा यहां से आपके पास पता चल गया कि Ka का मान, वियोजन स्थिरांक का मान क्या होता है बेटा, ज्यादा, तो उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा। तो मैं आपको कह सकता हूं बेटा कि जिस अम्ल के लिए K का मान, K का मतलब अम्ल का वियोजन स्थिरांक K का मान अधिक होगा, उसकी अम्लीय प्रकृति भी, उसकी अम्लीय प्रकृति भी उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही क्या होगी बेटा, अधिक होगी। ये है आपके पास एक लॉजिक निकल के आ गया कि जिसकी क्यों, देखो बेटा कि ये यहां से समानुपाती, इसका मतलब ये इसकी सीधे समानुपाती है, मतलब जो अम्ल जितना ज्यादा टूटेगा, मतलब जितना ज्यादा H+ निकालेगा, मैंने आपको कह दिया कि जो जितने ज्यादा H+ आयन रिलीज करता है, प्रोटॉन रिलीज करता है, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, अम्लीय होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, अम्लीय। तो आपके पास अम्ल का वियोजन स्थिरांक से पता चल गया कि जिस अम्ल का वियोजन स्थिरांक K का मान जितना ज्यादा होगा उसकी अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी बेटा, ज्यादा। अब एक बात और देखो बेटा, बहुत लॉजिकली बात आती है, देखिए K बराबर में इधर लिखूं K, अगर मैं इसका माइनस लॉग ले लूं, माइनस लॉग K का माइनस लॉग ले लूं, तो आपके पास क्या बन जाता है बेटा, Pk, क्या बन गया बेटा, Pk। तो आपको पता चला बेटा ये K Pk में अंतर आ गया आपके पास कि किसी अम्ल के लिए K का मान अगर ज्यादा होता है तो उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी, लेकिन Pk क्या होता है, K का लॉग माइनस में ऋणात्मक मान होता है। इसका मतलब किसी अम्ल के लिए K का मान ज्यादा होगा तो उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी, लेकिन किसी अम्ल के लिए Pk का मान अगर ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये ऋणात्मक में हो गया, मतलब ये कम हो गया और ये कम हो गया, इसका मतलब उसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी बेटा, कम ही होगी। तो अब यहां से आपको एक अलग लॉजिक मिल रहा है, यहां पर काफी इसको सामने देखने को मिल गया आपको। तो अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है वो K के मान देके ये कहते हैं कि इनको अरेंज करिए, डिफरेंट एसिड्स के आपको K की वैल्यूज दे देता है और उनको क्या करवाता है, ऑर्डर में ऑर्डर में उसको अरेंज करवाता है कि इसको एसिड्स को आप विभिन्न अम्लों की अम्लीय प्रकृति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब वो कभी बार Ka के मान दे देता है, लेकिन बोर्ड्स में कई बार Pk के मान की भी क्वेश्चन आए कि जिन अम्लों के Pka के मान इतने हैं इनको उनकी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उनकी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए बेटा अब आपके सामने एक और लॉजिक निकल के आ रहा है, क्या कि जिस अम्ल के लिए ये नोट है बेटा, ये भी नोट आप आराम से इसको लिखना, जिस अम्ल के लिए Pk का मान अधिक होता है उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही कम होती है। देखिए बेटा कि ये ज्यादा Pk का मान ज्यादा होगा इसका मतलब log K का मान क्या होगा, ऋणात्मक में कम होगा, तो कम होगा तो अम्लीय प्रकृति क्या होगी बेटा, सीधे ऊपर वाले से ही लॉजिक अटैच है, सीधा ऊपर वाले के साथ ही इसका लॉजिक अटैच है। अब देखिए बेटा ये हमें पता चला कि इसका साम्यावस्था कैसे है। अब अपन पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति के कारण ये अम्लीय होता क्यों है, कि ये H+ रिलीज क्यों कर देता है, इसकी बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति
की बात करेंगे तो देखिए क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लीय प्रकृति दर्शाता है क्यों? देखो पहला कारण अनुनाद के कारण, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है बेटा? अनुनाद के कारण। देखो आप इसको सीखिए, RCOOH, क्लियर बेटा? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब आपको देखने पे मालूम पड़ रहा है कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड क्या हुई, एकांतर स्थिति पर आ गई। कहां पर आ गई बेटा? लोन पेयर ये रहा और डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल डबल, एकांतर स्थिति पे आ गई, कॉन्जुगेशन स्थिति पे आ गई। तो यहां क्या होगा बेटा? अनुनाद होगा। यहां क्या होगा? अनुनाद होगा। अब अनुनाद होने के कारण क्या है? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बंद की तरफ, तो ये डबल बॉन्ड कहां आएगा बेटा? यहां आएगा। अब ये यहां आएगा तो देखिए बेटा आपके पास क्या हो गया? माइनस ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये प्लस। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गए? इधर की तरफ शिफ्ट हो गए। अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है ये इधर जा रहे हैं, तो यहां से ये बंद क्या हो गया बेटा? ये ऑक्सीजन के जो बंद इसकी तरफ अपने को अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या हो गया बेटा? यहां से इसका निकलना क्या हो गया? आसान रहेगा। इसका क्या हो गया बेटा? निकलना आसान रहेगा। क्लियर? ये आपके पास देखने को महसूस हो रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है बेटा? अनुनाद हो रहा है। इसका अगर मैं अनुनाद संकर बनाऊंगा, इन दोनोh स्ट्रक्चर का मिला जुला रूप संकर बनाऊंगा अनुनाद, तो क्या बनेगा? RCOOH। अब आपको देखने में महसूस हो रहा है कि यहां इन दोनों के बीच क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। पार्शियल आंशिक डबल बॉन्ड कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, आ गया। और साथ में यहां तो क्या आ गया? डेल माइनस, यहां क्या है? डेल में पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? तो ये इसका अनुनाद है। तो आपको देखने को मिल रहा है बेटा कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में देखो बेटा कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इधर जा रहा है, इसका मतलब H+ का निकलना क्या हो गया? आसान हो गया। क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि ये H+ की फॉर्म में निकलता है, प्लस की फॉर्म में निकलता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। अब ये नेगेटिव अगर यहां जाता रहते तो ये H+ को खींच के रखते, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन कम, माइनस कम हो रहा है, तो ये H+ का निकलना क्या हो जाएगा बेटा? आसान। तो एक कारण तो ये बना आपके पास कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनाद होता है स्वयं में, तो उसके कारण वो क्या होता है बेटा? अम्लीय प्रकृति शो करता है। अब देखिए बेटा सेकंड जो रीजन है कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति क्यों शो करता है, इसका जो सेकंड रीजन है वो देखो बेटा कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व। क्या है बेटा? कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व। कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व वो इसका सेकंड रीजन है कि ये अम्लीय प्रकृति क्यों शो करता है, इसका सेकंड रीजन है कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व। तो देखो बेटा कार्बोक्सिलेट आयन में बताया, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, क्लियर बेटा? जब ये डिसोसिएट होता है, जब ये टूटता है तो क्या बनाता है बेटा आपके पास? RCOOH+ प्रोटॉन। क्या बनाता है बेटा? H+ प्रोटॉन बनाता है। अब देखिए बेटा मैंने यहां से ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसको इधर, ये है कार्बोक्सिलेट आयन, इसे आप क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा बेटा RC≡O-। क्लियर? ये कार्बोक्सिलेट आयन है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि कार्बोक्सिलेट आयन में भी क्या है? नेगेटिव और डबल बॉन्ड क्या है? एकांतर स्थिति पर है। तो कार्बोक्सिलेट आयन में भी क्या हो गया बेटा? अनुनाद हो गया। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद हो गया तो देखिए कैसे? ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड एकांतर स्थिति पर, तो ये अनुनाद दर्शाया इन्होंने RCO डबल बॉन्ड O। क्लियर है बेटा? ये आपके पास इसके अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हुई। अब इसका जो अनुनाद संकर होगा वो क्या है कि RC, एक तरफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ इसके क्या है बेटा? ऑक्सीजन, और दोनों पर क्या आ रहा है? पार्शियली डबल बॉन्ड। यूं कह सकते हैं इधर आ रहा है कि है, और इस पर भी नेगेटिव और इस पर भी क्या है बेटा? पार्शियल नेगेटिव। ये क्या है बेटा?
की जो अनुनादी संरचना है और अनुनाद संकर है। अब देखिए बेटा कि कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद हुआ, वो स्थायी हुआ, इस कारण कार्बोक्सिलिक अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है वो देखिए बेटा। ये इसकी अगर अपन ने बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने वहां भी बनाई थी, ये और कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब देखिए आपको पता है बेटा कि यहां से ये बॉन्ड टूटता है तब क्या देता है बेटा H+। और मैंने आपको 10 चैप्टर में पढ़ाया था कि जो क्रियाकारक की जो क्रियाशीलता है वो उसके मध्यवर्ती के स्थायित्व पर निर्भर करती है। मतलब क्रियाकारक कितनी ज्यादा क्रिया करेगा वो उसके मध्यवर्ती के स्थायित्व पर निर्भर करती है। इसका मतलब बेटा कि ये बंध टूटा और ये आपके पास मध्यवर्ती बना, ये मध्यवर्ती बना, ये अनुनाद के कारण स्थायी हो गया। ठीक है बेटा इस बात को कि ये बंध टूटा, ये आपके पास मध्यवर्ती बना, ये मध्यवर्ती अनुनाद के कारण क्या हो गया स्थायी हो गया, और ये अनुनाद के कारण स्थायी हो गया। इसका मतलब ये स्थायी है तो ये क्या है ज्यादा क्रियाशील। इसका मतलब ये बंध क्या हो रहा है ज्यादा टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, मतलब ज्यादा क्रिया कर रहा है। अब ये बंध ज्यादा टूट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब तो सीधा ये हो गया कि H+ ज्यादा निकल रहा है और H+ ज्यादा निकल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। क्या दर्शाता है बेटा, ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो ये आपके पास अगर पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों अम्लीय होता है तो उसके दो रीजन है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में खुद में अनुनाद होता है और दूसरा कार्बोक्सिलेट आयन जब H+ रिलीज होने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनता है तो उस कार्बोक्सिलेट आयन में भी क्या होता है बेटा, उस कार्बोक्सिलेट आयन में भी अनुनाद होता है और उसी अनुनाद के कारण वो ज्यादा स्थायी हो जाता है। H+ का निष्कासन अम्ल से क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो अपने मिनरल अम्ल जैसे HCl है, H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल है, इनकी तुलना में तो बहुत दुर्बल अम्ल होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने जो मिनरल एसिड्स होते हैं, खनिज एसिड्स होते हैं, जैसे आपके HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, इनकी तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं बेटा, अम्लीय कम अम्लीय होते हैं। अब देखो आगे अपन डिस्कस करेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की तुलना करेंगे। तो देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल में और एल्कोहल में जो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। फिनोल और एल्कोहल में आपने तुलना कर दी थी कि फिनोल ज्यादा होता है। अब फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति की तुलना करेंगे, इसके काफी बार क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो देखिए बेटा यहां पे मैं यहां एल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना कर देता हूं। एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रकृति की तुलना। एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रकृति की तुलना। अब देखिए बेटा इसमें अगर अपन बात करते हैं कैसे करेंगे इनकी तुलना, तो आपके पास ROH है एल्कोहल है और आपके पास COOH ये है। तो देखिए बेटा यहां पर इसका प्लस आई प्रभाव है, बिल्कुल यहां पर भी इसका प्लस आई प्रभाव है, लेकिन ये जो है ये अनुनाद के कारण क्या आते हैं बेटा, यहां आते हैं। क्लियर है। तो और यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है बेटा, बढ़ता है। क्लियर है क्लियर। और यहां अनुनाद के कारण ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके साथ अनुनाद में भाग लेता है, इसलिए H+ का निष्कासन क्या हो जाता है बेटा आसानी से। इसका मतलब आपको रीजन लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक अम्लों में अनुनाद के कारण OH समूह के अनुनाद के कारण ऑक्सीजन पर, या फिर मैं लिख दूं हाइड्रोजन से जुड़े ऑक्सीजन पर अनुनाद के कारण के
कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है जिससे H+ का निष्कासन मुश्किल, H+ का निष्कासन आसानी से होता है जबकि अल्कोहल में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है जिससे H+ या प्रोटॉन का निष्कासन, H+ का निष्कासन मुश्किल से होता है, जिससे H+ का निष्कासन मुश्किल से होता है। अम्लीय प्रकृति घट जाती है। तो ये तो कार्बोक्सिलिक अम्लों और एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति देखी आपने, देखा बेटा। कार्बोक्सिलिक अम्लों में आपको देखना पड़ेगा, सीधा बता दिया, और अगर क्वेश्चन आए तो आपको इसकी अनुनादी संरचनाएं बढ़ा के भी दिखानी है। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, H+ ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी, H+ का निकलना आसान। यहां पहले से इलेक्ट्रॉन है ही और दे रहा है, इससे क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया और H+ का निकलना क्या हो गया बेटा, मुश्किल। अब देखो बेटा आगे डिस्कस करेंगे अपन कार्बोक्सिलिक अम्लों और फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। ये इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका। कार्बोक्सिलिक अम्ल व फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। कार्बोक्सिलिक अम्ल व फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना की बात करते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा कि फिनोल में भी अनुनाद होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी अनुनाद होता है। तो अब कैसे डिराइव करेंगे, जबकि फिनोल की जो अम्लीय अनुनादी संरचना होती है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, इसलिए फिनोल की अम्लीय प्रकृति ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए बेटा क्या होता है, जब फिनोल का डिसोसिएशन होता है, ये आपके पास फिनोल है, जब ये डिसोसिएट होता है बेटा तो क्या बनाता है, ये बनाता है आपके पास अपने पढ़ाया फिनोक्साइड है। क्या बनाता है ना, फिनोक्साइड है प्लस X। इसने क्या बना दिया बताइए, फिनोक्साइड आयन बना दिया, फिनोक्साइड आयन, ये फिनोक्साइड आयन बन गया, फिनोक्साइड आयन बन गया। अब देखो बेटा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड RC बनाया हुआ है अभी मैंने, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब डिसोसिएट होता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ये भी अपन ने पढ़ा कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ये कार्बोक्सिलेट
कार्बोक्सिलेट आयन है। अब आपने पहले पढ़ रखा है कि फिनोक्साइड में अनुनाद होता है और कार्बोक्सिलेट में अनुनाद आपको मैंने अभी बता दिया। तो अब उसी के आधार पर डिस्कस करेंगे अपन कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो अम्लीय प्रकृति फिनोल की तुलना में ज्यादा क्यों होती है वो देखिए बेटा। अब मैं आपको बता रहा हूं, पहले कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद बताया अपन आपको RCOO-। पहले अनुनादी स्ट्रक्चर इसके अनुनाद जब होता है इसमें तो देखिए बेटा ये यहां आएगा और ये यहां पहुंचेगा तो क्या होगा RC डबल बॉन्ड RCO नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो गया। ये सेकंड क्लियर। अब इसका जब अनुनाद संकर बनाएंगे आप, इसका जब अनुनाद संकर बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा RCO अभी बनाया बोर्ड पे बना हुआ भी है नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब ये बना दिया मैंने। अब अपन आगे बात करें इसमें जब फिनोक्साइड की अम्लीय प्रकृति की अगर अपन फिनोल की अम्लीय प्रकृति की बात करते हैं तो देखो उसमें फिनोक्साइड आयन बनता है। देखिए बेटा अब फिनोक्साइड आयन की में अनुनाद फिनोक्साइड आयन में अनुनाद। अब देखिए बेटा फिनोक्साइड जो आयन है उसमें रेजोनेंस अनुनाद कैसे हो रहा है उसको देखिए आप। डबल डबल और ये ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव ऋणात्मक और डबल बॉन्ड नेगेटिव और डबल बॉन्ड एक काम करना तो नेगेटिव का आएगा डबल बॉन्ड की तरफ ये लो। अब देखिए ये डबल बॉन्ड ये नेगेटिव ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड है कि नहीं। अब ये नेगेटिव यहां आएगा तो ये डबल बॉन्ड कहां यहां पे। ये नेगेटिव अब ये नेगेटिव अगर यहां पहुंचेगा तो डबल बॉन्ड कहां आएगा यहां आएगा नहीं है यहां आ गया ये डबल सॉरी ये यहां पे नेगेटिव आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये नेगेटिव और डबल बॉन्ड आ गया तो फिर ऑक्सीजन के साथ जो नेगेटिव चार्ज है वहीं पहुंच जाएगा। भाई चार्ज घूमता है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं परमाणु अपनी जगह ही रहते हैं अनुनाद में परमाणुओं में थोड़ी बदलाव होता है। क्लियर है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स गए तो आपको देखने को मिला इसकी अनुनाद का जो संकर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा वो ये बनेगा कि ऑक्सीजन के साथ आंशिक रूप से डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज और यहां भी पूरे जो बल है उसमें नेगेटिव चार्ज घूम रहा है आंशिक नेगेटिव के साथ। अब देखिए बेटा ये दोनों के अनुनादी संरचनाएं मैंने आपके सामने बना दी है। अब आपको इसको समझना है थोड़ा डीपली इसको देखना है क्या होता है। देखिए बेटा इसकी जो अनुनादी संरचनाएं आपके सामने बनी 1 2 3 4 ये अनुनाद संरचना। अब देखो ये जो अनुनादी संरचनाएं बनी तो आप कहेंगे कि सर इसकी अनुनादी संरचनाएं 5 है यहां तो 2 ही देखने को मिल रही है तो जिसकी अनुनादी संरचना ज्यादा होती है उसका स्थायित्व तो उतना ही ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है लेकिन नहीं इस केस में आपको एक चीज और मेंशन करनी पड़ेगी एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी वो क्या है बेटा वो है तुल्यकारी अनुनाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अगर किसी संरचना में तुल्यकारी अनुनाद पाया जाता है तो उसका स्थायित्व अतुल्यकारी वाले स्थायित्व वाले या अतुल्यकारी रेजोनेंस वाले यौगिक से क्या होता है बेटा ज्यादा। अब देखो बेटा तुल्यकारी अनुनाद क्या होता है। तुल्यकारी अनुनाद की बात होती है तुल्यकारी अनुनाद तो तुल्यकारी अनुनाद होता है बेटा समान परमाणु पर समान आवेश सेम एटम पर सेम चार्ज समान परमाणु पर समान आवेश यही तुल्यकारी अनुनाद है। अब यहां देखिए बेटा यहां ऑक्सीजन पर क्या है बेटा नेगेटिव यहां ऑक्सीजन
इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अतुल्यकारी अनुनाद हो गया। क्या हो गया बेटा, ये अतुल्यकारी अनुनाद हो गया। और अतुल्यकारी अनुनाद होने के कारण क्या होता है, जिसमें तुल्यकारी अनुनाद होता है उसका स्थायित्व क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। अब देखिए इसमें मैं लिखूं कार्बोक्सिलेट आयन में, कार्बोक्सिलेट आयन में तुल्यकारी अनुनाद होने के कारण इसका स्थायित्व अधिक होता है। इसका स्थायित्व अधिक होता है, अतः H+ का निष्कासन, H+ का निष्कासन आसानी से होता है। और नीचे आप लिख देंगे कि फिनोल में अतुल्यकारी अनुनाद, फिनोल का जो फिनोक्साइड आयन होता है उसमें अतुल्यकारी अनुनाद होता है, तो उसका स्थायित्व में कमी होती है, इसलिए उसमें H+ का निकलना क्या होता है बेटा, मुश्किल होता है इसकी तुलना में। जबकि एल्कोहल और फिनोल की तुलना करोगे तो एल्कोहल की तुलना में फिनोल तो ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें अनुनाद है, और फिनोल में एल्कोहल में अनुनाद नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ दोनों में अनुनाद हो रहा है, फिनोल में भी अनुनाद है, कार्बोक्सिलिक आयन में भी अनुनाद है, कार्बोक्सिलेट आयन में भी अनुनाद है, फिनोक्साइड आयन में भी अनुनाद है, तो इस कारण यहाँ पर तुलना फिर किससे की जाएगी बेटा, तुल्यकारी अनुनाद के द्वारा की जाएगी। किससे की जाएगी बेटा, तुल्यकारी अनुनाद के द्वारा इनमें आपस में इनकी अम्लीय प्रकृति की तुलना की जाएगी। तो ये था बेटा अपना आज का लेक्चर। अब अपने लास्ट इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो इसकी एसिडिटी, जब इसमें कोई कार्बोक्सिलिक अम्लों पर कोई प्रतिस्थापी समूह जब आगे जुड़ जाता है, +I वाला -I वाला, तो उसके द्वारा अम्लीय प्रकृति पर क्या इफेक्ट होता है, वो सारी चीजें अब अपन क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा अपना 2 दिन में उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूअसली आपकी क्लासेस चलेगी। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में ज्यादा से ज्यादा जो अपने दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, तो स्टूडेंट हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इसको क्या